कि अब जिस मुद्दे पे मैंने आज आपको कस दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आज मुद्दा ये है कि मेरे कई अरसे से विचारों में मतभेद चल रहे थे। मैंने अपने समाज की, पंजाबी समाज की बातें आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से उठाने लग रहा हूँ। मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि पंजाबी का मतलब हिंदू और रोड़े या खतरी नहीं है। पंजाबी का मतलब ये है आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो लाखों की संख्या में सिर्फ हिंदू और रोड़े खतरी नहीं आए, उसके अंदर मजहबी सिख भी आए, दलित भी आए, ब्राह्मण भी आए, महाजन भी आए, जाट भी आए। 36 जाति के लोगों ने यहाँ पर पलायन किया, 2 कपड़ों के साथ आए। वो एक कल्चर है। 1966 से पहले तो आप सारे बैठे हो, इट वाज ए जॉइंट पंजाब, हम सारे ना पंजाबी थे, हमारी एक ही कल्चर थी। मेरे कहने का भाव ये है कि जो लोग तो स्थापित हो गए और जो बेचारे आज भी, आपको मैं एक नहीं सैकड़ों मेरे 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 नोटिस में है, आज भी रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा किराए पे ली हुई है, घर चले जाते हैं, 30 गज की कोठड़ी, उनके नाम रजिस्ट्री नहीं है, पानी का बिल दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन रहने की जगह नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 2 महीने पहले खाने के ऊपर कही थी और वो कन्विंस हुए थे। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई और अल्टीमेटली कल दीपेंद्र हुड्डा ने खूब बड़े जोश के साथ इस बात की तायद की और ये कहा कि जो बत्रा अंकल ने जो बात रखी है मैं उसकी तायद करता हूँ और मैनिफेस्टो के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में इसी चीज़ को रखा जाएगा। इसका नाम तो हम मिल बैठ के तय करेंगे, लेकिन इसको पंजाबी वेलफेयर बोर्ड को इसको नाम क्या दिया जाए उसका निर्णय तो करेंगे, लेकिन ये बोर्ड जरूर बनेगा जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और पहली कलम से जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी तो पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन। पहले भी क्यों नहीं, क्यों पहले भी देश में कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में भी रही, तो ये स्थिति क्यों अब, मतलब इतने साल बाद? और जिनसे आपने बात रखी हो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। साहब इसीलिए तो कांग्रेस, जहां बीजेपी की एक सीट नहीं थी, आज बीजेपी 10 सालों से राज कर रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। मैं जो कहता हूँ कि 11 मंत्री थे, आज एक MLA है हमारे समाज से, हमारे मतलब कि मैंने तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हमारी भागीदारी हो, 25 से 30 विधानसभा की सीटें मिले, 3 लोकसभा की सीटें मिले। आपके सामने मैं तो हर बार आपके सामने पंजाबी समाज के लोगों की बात उठाता आया हूँ, आज भी उठा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है, आज सुबह भी मेरे मकान पे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए थे और कल भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ी जनसभा के अंदर इसकी घोषणा की है। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी आज ये कहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लीजिए और एक आध दिन में फिर मैं करके भी एक CLP का लीडर भी अपने बयान देंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी अपने बयान देंगे कि पहली कलम से पहला ऑर्डर होगा पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन। और जो लाखों की संख्या में जो लोग रह गए हैं, जो सेटल नहीं हो पाए, उनको सेटल करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। तो संतुष्ट हो आप इस बात से? मैं संतुष्ट, क्योंकि 10 साल में जो बात नहीं हो पाई और अब वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। चलो हमारी देर आए दुरुस्त आए, हमारी चीज़, हमारी मांग आज पूरी होने जा रही है तो उसके खुशी तो होती है। आपने कहा मतभेद भी दूर हो। देखो, असर तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री का असर तो होता ही है, और अमित शाह नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, रैलियां होंगी और उन्होंने तो एक मुद्दा पकड़ रखा है। उनका तो कोई ज़मीनी लेवल पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने तो मुद्दा धर्म का पकड़ रखा है। ये हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, ये आस्था में बहुत यकीन रखते हैं, सनातनी है, सनातन धर्मी है। तो इसलिए भगवान राम को अब उन्होंने देखा कि विकास तो कोई है नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया,
कोई नई बात नहीं। यंग लड़के लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, या तो विदेशों में जा रहे हैं और यहाँ ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ऐसे हालात में अब उनको कैसे वो अब आस्था को लेके आए हैं। माँ सिवाय इसके जय श्री राम, भगवान राम, अब वो उससे कितने प्रभावित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद तो क्या जो अनुच्छेद 370 है या राम मंदिर का वो मुद्दा नहीं है या नहीं होना चाहिए या देखो मुद्दा है। मैं कहता हूँ भगवान राम हमारे सनातन धर्मियों का, हमारे देश के लोगों का एक बहुत बड़े अवतार हुए हैं। हम जब हम तो ये देखते हैं कि जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जाते हैं तो तब जाती वक्त भी वो कहते हैं हे राम। राम का नाम तो हर आदमी लेता है, लेकिन भगवान राम को एक धर्म को आगे करके एक इनकैश करना ये ठीक नहीं है। मंदिर नहीं बना रही थी कांग्रेस, वो भी तो एक मुद्दा था। नहीं, अयोध्या मंदिर बड़ा अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, हरियाणा की राजनीति की बात करें तो क्या लगता है हरियाणा में कितनी सीटें निकाल पाएगी कांग्रेस, और खासकर रोहतक? देखो अगर माहौल को देखो तो सारी 10 की 10 निकलेंगे। एक सीट आप पार्टी के साथ अलायंस में है, मैं अभी कुरुक्षेत्र होकर आया हूँ, वो सीट भी निकलने जा रही है। तो क्या ईवीएम आज के दिन ठीक है? ईवीएम अगर गड़बड़ हुई, अगर कोई अगर बीजेपी ने गड़बड़ की तो कुछ भी हो सकता है। फिर ईवीएम भी मगर अगर आप जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर बीजेपी जीती तो गलत है। आप देखिए खोखर साहब, आप मेरे छोटे भाई हो, मुझे उलझाओ नहीं। सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में, मैं ऊपर की वोट नहीं कह रहा हूँ, ऊपर की वोट भी हमें मिलेगी, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो महंगाई, जो लॉ एंड ऑर्डर, ये जिस तरह से चरमराए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जमीनी लेवल का आदमी बीजेपी की कोई बात करता हो और बीजेपी के हाथ में कोई कुछ नहीं। ये कहना चाहता हूँ। देखो किरण एक सीनियर लीडर है, 5 बार तो शाम से एमएलए रही हैं और बड़े पावरफुल मंत्रालय की मंत्री रही हैं, और कितने कम से कम 20-25 साल पहले दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही हैं और सीएलपी की लीडर 5 साल रही हैं। तो एक स्वाभाविक है कि अगर आप उनके स्टेचर के मुताबिक उनको तरजीह नहीं दोगे तो दर तो छलकेगा। ये कोई तानाशाही गवर्नमेंट तो है नहीं, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को और इस लेवल के आदमी को, और चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू है, तो इसलिए उनको तरजीह भी देनी चाहिए, उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। तो कुछ लगता है कि पार्टी में कोई दिक्कत है? काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं उनका, ये कल ब्रजेंद्र सिंह ने भी एक बार फिर कहा है कि अपनी टिकट कटने पर। देखिए टिकट तो एक होती है। अब ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी दर्द है, एक सिटिंग एमपी छोड़ के आया है, तो चलो मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता। आज इलेक्शन का वक्त है, सबको एक होके कांग्रेस पार्टी की मदद करनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक सिर्फ मतलब वो ही क्यों? क्या पार्टी का जो सीनियर लीडर है उसको या जो नेतृत्व कर रहा है उसका फर्ज नहीं बनता क्या सबको साथ लेके चले? बनता है, जो सीनियर लीडर होते हैं उन्हीं का फर्ज बनता है। और मैं तो, मेरा 2 दिन पहले दीपक बाबरिया जी का टेलीफोन आया था, खुद मेरे पास आया था, उससे पहले भी आया था। मैंने उनको यही कहा है कि आप कम से कम न्यूट्रल होके बात करिए, सबको मिलाने की बात करिए। आप अगर एक तरफा बात आप पर भारी हो, तो मैंने भी उनको ये सलाह दी थी कि सबको जोड़ो। आज लोग बीजेपी से ज़मीनी लेवल के ऊपर बीजेपी की कार्यशैली से रुष्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और इसको कांग्रेस तब तक इनकैश नहीं कर पाएगी जब तक ये एकजुट नहीं होंगे। तो इनको एकजुट करिए। इसी तरह शैलजा है, उनके यहाँ प्रचार के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गए। देखो शैलजा बहन जी का तो मामला सरसा में एक तरफा चल रहा है, वो तो कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे और वो लगी हुई है। मैं भी वहाँ 3-4 दिन लगा के आया हूँ,
तो अच्छी उनको लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और वहाँ जा रहे हैं सभी लीडर जा रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं जा रहे? सवाल तो ये है ना। ये बड़े लीडर है, मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, हरियाणा में एक फिर आवाज जो कांग्रेस के नेता उठाने लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनेगी, मतलब ये पहले ही कैसे तय कर लिया मुख्यमंत्री का कि एक बार वही बनेंगे? देखो ऐसा है खोखर साहब, जब लोगों में एक जोश होता है, अब मान लो शैलजा जी सरसा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के प्रभाव के लोग हैं, उनके इलाके के लोग हैं, वो वहाँ से उनके पिता 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, वो भी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही। अगर आप सरसा में जाओ तो वहाँ भी लोग कहेंगे कि शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ये लोगों का, इसी तरह से रोहतक में होगा तो लोग कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। हर इलाके में हर आदमी की, अब आपने मेरे से तो सवाल किया, अगर बीजेपी की बात करो तो आप अहिरवाड़ी में चले जाओ तो कहेंगे राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो एक जहाँ जिसका प्रभाव होगा वहाँ उनकी बातें चलेंगी।